हाँ जी, सबसे पहले तो सभी को भी जय श्री श्याम भाई। कैसे हो सारे? ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी हिस्ट्री की क्लास में क्या होंगे, ज़बरदस्त भी होंगे। तो बेटा हम लोग अभी पीछे की क्लास के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे और टॉपिक का नाम था भगत भेल आंदोलन। और भगत भेल आंदोलन को मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया था कि भी गोविंद गिरी जी जो हैं उनको एक बार मेवाड़ से क्या कर दिया था, निकाल दिया था 1908 के अंदर। और फिर उसके बाद 1908 के अंदर जब वो बाहर चले गए तो वहाँ उन्होंने गुजरात में जाकर भीलों का नेतृत्व प्रदान किया या भीलों को अपना नेतृत्व दिया। और वहाँ पर उन्होंने ईडर के पालपट्टा के भीलों को क्या किया, ठीक है ना, जागीरदारों से मुक्ति दिलाई, अर्थात उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। और फिर उसके बाद उन्होंने वापस 1911 में कहाँ आने का निश्चय किया, बेड़सा गांव आने का क्या कर लिया, निश्चय कर लिया। और यहीं पर उन्होंने किस पंथ की स्थापना कर दी थी, भगत पंथ की। तो मैं एक बार बेटा सारा रिवीजन करवा देता हूं जो मैंने कल आपको पढ़ाया, रिकैप कर लेते हैं, याद भी हो जाएगा, साथ साथ में हमने कहाँ तक पढ़ लिया ये भी पता लग जाएगा। और कोई बच्चा नहीं आया था या नया है तो उस बच्चे को भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो सुनिए, हम लोग कर रहे थे भाई क्या, भगत भेल आंदोलन। और भगत भेल आंदोलन जो है साथियों, मैंने कहा था किसी भी आंदोलन के कुछ क्या होते हैं, कारण होते हैं। जैसे कि कारणों में नंबर 1 क्या प्रथा थी भैया, हाली प्रथा। एक कौन सी प्रथा थी, हाली प्रथा। दूसरी अगर हम बात करें, ठीक है ना, दूसरी अगर हम बात करें तो कौन सी प्रथा थी, सागड़ी प्रथा। सागड़ी प्रथा को ही क्या कहा जाता है, बंधुआ मजदूर प्रथा बोला जाता है। इसमें क्या होता है बेटा कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं या कोई बड़ा इंसान होता है तो इनको क्या कर लिया जाता है, पहले तो पैसा दिया जाता है, लेकिन अगर वो पैसा चुका नहीं पाते तो फिर उनके घर के अंदर से एक सदस्य या उसी व्यक्ति को, ठीक है ना, जिसको पैसा दिया उसको क्या करते हैं, अपने घर में वो बंद कर लेते हैं। और बंद कर मतलब बंद करने का मतलब ये नहीं है कि कमरे में बंद कर देते हैं, बंद करने का मतलब उनके घर की 4 दीवारी के अंदर ही उसी से काम करवाना क्या कर लेते हैं, शुरू कर देते हैं। बस उसी को ही हम क्या कहते हैं, बंधुआ मजदूर। ये व्यक्ति क्या है, उस घर से बाहर नहीं जाएगा और उनके कामकाज करता रहेगा घर के अंदर, ठीक है ना। अर्थात एक प्रकार से उसे क्या कर लिया जाए, ठीक है, अपने घर के अंदर बंद कर लिया जाए, उससे अपने नौकर के रूप में काम करवाया जाए। उसे क्या कहा जाता है, बंधुआ मजदूर कहा जाता है। और बदले में इसको क्या नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता, 2 वक्त की रोटी दी जाती है, केवल ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बेगार प्रथा थी बेटा कि काम करवा लिया जाना और बदले में क्या ना दिया जाना, पैसा नहीं दिया जाना। और एक डाकन प्रथा थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भीलों में ये प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलन में थी। भील क्या किया करते थे कि किसी भी महिला को डाकन साबित कर कर, ठीक है ना, उसको बाद में क्या कर दिया करते थे, अपने क्षेत्र से बाहर निकाल देते थे और कहीं ना कहीं फिर वो क्या है, दूसरा विवाह भी कर लिया करते थे। तो ये जो प्रथा थी ये कुप्रथा के रूप में प्रचलित हो रही थी। साथियों एक चीज कभी भी याद रखना, कोई भी प्रथाएं और कुप्रथाएं समय के बेस पर चलती हैं, ध्यान रखिएगा बात। अगर मान लीजिए हम एक बात कहते हैं, मैं हमेशा एक बात का एग्जाम्पल देता हूं कि अगर कोई चीज आज आपके लिए अच्छी है तो ये जरूरी नहीं है कि जीवन भर वो आपके लिए क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है एक वक्त ऐसा है कि उस वक्त के अंदर आपको लगेगा नहीं यार अब ये नहीं, अब तो कोई क्या है मतलब ना इसके नए, अब मान लो एक नया मोबाइल लेते हो आप। अब मोबाइल क्या था, पहले कौन से आए थे मोबाइल, कीपैड वाले। समय बीता, कीपैड वाले मोबाइलों का क्या हो गया, सिस्टम गया क्या नहीं गया, ठीक है ना। फिर 3G आया, 4G आया, 5G आया, 6G आ जाएगा, 7G आ जाएगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो आप देखो पीछे वाली चीज क्या है, ज्यादा क्या है, महत्व नहीं रखती। वैसे ही बेटा कुप्रथाएं जो होती है ना, वो किसी टाइम के अंदर प्रथाएं थी, वो समय के बाद क्या होने लगी, कुप्रथाओं का रूप लेने लगी। और समय के साथ हमें उन बुराइयों को क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर छोड़ा न जाए तो फिर सरकारें उन बुराइयों को क्या करती है, दूर करती है। तो बस ब्रिटिश सरकार ने इन कुरीतियों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन जनता जो थी वो ये मानती थी कि ब्रिटिश सरकार हमारे आंतरिक मामलों में क्या कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है, ठीक है। तो डाकन प्रथा ध्यान रखना, ठीक है ना। किसके द्वारा प्रतिबंध किया गया था, मेवाड़ के अंदर स्वरूप सिंह जी के द्वारा। स्वरूप सिंह जी के द्वारा डाकन प्रथा को बैन किया गया था 1853 के अंदर, ध्यान रखिएगा बात, ठीक है। और 1853 में ही याद रखिएगा पहली रेलवे लाइन, पहली रेल चली थी अपनी भारत की, मुंबई से ठाणे की ओर। क्लियर है बात, ध्यान। ये छोटी छोटी बातें एक साथ जोड़ लिया करो, चीजें याद हो जाती हैं उसमें, ठीक है। फिर बात आई, मैंने कहा जनगणना। जनगणना कब हुई थी बेटा, 1881 के अंदर, ठीक है ना। जनगणना के अंदर भी भ्रांतियां चल गई कि भी मोटे आदमी को मोटी लुगाई मिलेगी, पतले आदमी को क्या मिलेगी, पतली लुगाई मिलेगी, ठीक है ना। तो इस तरह की भ्रांतियां चली तो भी भील जो है वो क्या है, विरोध के अंदर आए। फिर मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी थी। और इसके अंदर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि यहाँ पर फिर सबसे पहले हमें इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता दिखाई देते हैं जिनका नाम क्या होता है बेटा, गोविंद गिरी। अब गोविंद गिरी इन भीलों को जोड़ते हैं और भीलों को जोड़कर इनके सामाजिक, ठीक है ना,
क्या है उत्थान के लिए या सामाजिक सुधार के लिए इनके अंदर प्रयास करते हैं। फिर गोविंद गिरी जी क्या कर लेते हैं, अपनी धुनी लगा लेते हैं, ठीक है ना, बेड़सा गांव के अंदर, और वहां धुनी लगाने के बाद फिर वो एक सभा की स्थापना करते हैं, जिस सभा का नाम क्या होता है बेटा, सम सभा। और सम सभा की स्थापना कब की जाती है, 1883 के अंदर। इसमें इस सभा के कुल कितने नियम थे, 10 नियम। और संप का अर्थ क्या होता है, समानता और भाईचारा। ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को, एक बार आप केवल इसका क्या कीजिए, थोड़ा सा एक बार ना अपने ना मतलब पीछे का क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। फिर मैंने बताया था सम सभा जो है बेटा, उस सम सभा का अधिवेशन, ठीक है ना, सबसे पहला कब हुआ था, 1903 में। और कहाँ हुआ था, मानगढ़ की पहाड़ी पर। मानगढ़ की पहाड़ी कहाँ पड़ती है बेटा, बांसवाड़ा में। कहाँ पड़ती है बेटा, बांसवाड़ा में। तो याद रखना। और ये अधिवेशन जो है वो कब हुआ था, आश्विन पूर्णिमा को। तो उन्होंने तय कर लिया कि आश्विन पूर्णिमा को हर बार क्या हुआ करेगा, अधिवेशन हुआ करेगा, ठीक है। अब इसका मतलब हर साल इनका अधिवेशन होगा वो, ठीक है ना, किसका, सम सभा का। कहाँ होगा बेटा, मानगढ़ की पहाड़ी पर। अगर 1903 में हुआ है तो क्या होगा, 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी। तो इस बात की खबर मेवाड़ सरकार को लग गई। मेवाड़ सरकार को लगा होगा यार ये लोग तो हमारे विरुद्ध बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने 1908 में गोविंद गिरी को इस क्षेत्र से क्या कर दिया, बाहर जाने का क्या दे दिया, आदेश दे दिया। लेकिन गोविंद गिरी यहाँ से चले गए। तो और सबसे पहले वो किस गांव में पहुंचे, उकरेली गांव में। तो यहाँ पर इन्होंने खुद किसका कार्य किया, हाली का। और साथ साथ में उसके बाद ये ईडर राज्य की तरफ आ गए। और ईडर राज्य में एक क्षेत्र पड़ता था जिसका नाम क्या था, पालपट्टा। तो यहाँ के भीलों को पता लगा कि ये तो यार गोविंद गिरी जी हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने इनको अपना नेतृत्व मतलब ना प्रदान कर दिया। गोविंद गिरी जी इनके नेतृत्वकर्ता बन गए। और फिर इस तरह कहते हैं कि पालपट्टा के जागीरदार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। पालपट्टा का जागीरदार 1910 के अंदर क्या हो गया, घबरा गया। और घबरा कर उन्होंने क्या कर लिया, समझौता कर लिया और भीलों की मांगे क्या कर ली, मान ली। अब यहां से आप ध्यान से सुनिएगा पूरी स्टोरी को और एक स्टोरी से जोड़िएगा इसको। अब साहब क्या होता है, गोविंद गिरी जो है, ठीक है ना, अपने आप में पालपट्टा के जागीरदार को हरा चुके हैं एक प्रकार से। और भीलों की मांगों को वो क्या कर चुके हैं, स्वीकार करवा चुके हैं। अब भीलों की मांगों को वो स्वीकार करवा चुके हैं। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि यहां से भीलों को लगने लगा, कौन से भीलों को, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले भीलों को ये लगने लगा कि यार अगर अब इनकी जीत हो रही है तो गोविंद गिरी जी हमारे को भी जीत दिला सकते हैं और हमें भी राहत पहुंचा सकते हैं। तो वो सब गोविंद गिरी जी के पास आए। उन्होंने कहा साहब आप वापिस आ जाइए, कहाँ पर, बेड़सा गांव। तो गोविंद गिरी ने कहा आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ ही हूं, लेकिन एक काम करो, आप सम सभा के माध्यम से मेवाड़ सरकार के सामने मांगे रखो कुछ। अगर वो मांगे सरकार मान लेती है जब तो है ठीक, नहीं तो मैं आपके क्षेत्र में वापस आपका आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए क्या है, आ जाऊंगा। और इस तरह गोविंद गिरी के नेतृत्व के अंदर सम सभा ने मेवाड़ सरकार के सामने कितनी मांगे रखी बेटा, 33। तो ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, गोविंद गिरी के नेतृत्व में सम सभा ने मेवाड़ सरकार के सामने कितनी मांगे रखी हैं, 33। गोविंद गिरी ने नहीं रखी है, किसने रखी है, ये सम सभा ने रखी है। अब इन 33 मांगों को सरकार ने मानने से क्या कर दिया, इनकार। तो सरकार ने जब इनकार कर दिया तो यहां पर यह माना जाता है कि गोविंद गिरी 1911 में वापस लौट कर किधर आ जाते हैं, बेड़सा गांव में आ जाते हैं। और फिर अपनी यहां बेड़सा गांव के अंदर आकर, ठीक है ना, लौटते हैं और, ठीक है ना, और इनके क्या बन जाते हैं, इनके, ठीक है, एक प्रकार से मुखिया या यूं मान लीजिए इनके धर्मगुरु बन जाते हैं, इनके धर्मगुरु बन जाते हैं, ठीक है। धर्मगुरु का मतलब एक प्रकार से ये है कि भी अगर भील आपस में लड़ेंगे, ठीक है ना, तो वो किसी भी प्रकार का जो है लड़ाई या उसका समझौता जो है या उस लड़ाई को दूर करने का प्रयास जो है वो कौन करेंगे, गोविंद गिरी करेंगे। इसको धर्मगुरु को धार्मिक मुखिया भी बोला जाता है। इसको कई किताबें क्या लिख देती हैं, धार्मिक मुखिया बन गए इनके, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, अब यहां पर क्या होता है, गोविंद गिरी जैसे ही 1911 में वापिस आते हैं तो अब ये मानते हैं कि अब अपने को वो जो सम सभा अभी तक कौन से कार्य कर रही थी, सामाजिक कार्य, लोगों को आपस में जोड़ रही थी, उनके अंदर होने वाले जो कुरीतियां थी उनको दूर करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन अब यहां से आपको एक बात समझनी होगी, क्या उन्होंने सम सभा को नया रूप दे दिया और उन्होंने कहा अब ये सम सभा जो है केवल सामाजिक कार्य नहीं करेगी बल्कि क्या करेगी, राजनीतिक कार्य भी करेगी। और इसलिए उन्होंने सम सभा का नाम बदलकर क्या किया, भगत पंथ। और 1911 के अंदर उन्होंने भगत पंथ की क्या कर दी, स्थापना कर दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, भगत पंथ की स्थापना कब हुई, तो क्या बोलोगे, 1911 के अंदर हुई। और इसी भगत पंथ का ध्वज जो था वो किस कलर का था बेटा, ठीक है ना, किसका था, सफेद कलर का। यहां तक मैंने आपको समझा दिया था। जिन्होंने नहीं पढ़ा स्टोरी के रूप से थोड़ा बहुत ये तो समझ में आ गया कि इस पूरी की पूरी स्टोरी का हीरो कौन है, गोविंद गिरी है, ठीक है ना। और यहां पर विलेन कौन है,
मेवाड़ की सरकार जो जनता पर क्या कर रही है, जुल्म कर रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें बाकी मतलब ना पब्लिक की, तो पब्लिक कौन है, केवल और केवल भील, ठीक है ना। तो भीलों पर ये अत्याचार हो रहे हैं। अब समझिए आगे, यहाँ से मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ क्या होता है बेटा, अब गोविंद गिरी जी यहाँ आ जाते हैं और भीलों के क्या है, धार्मिक मुखिया बन जाते हैं। और क्या होता है कि यहाँ पर जो छोटे मोटी लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, इनके सुलझाना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर मेवाड़ सरकार को इनके बारे में पता लग जाता है कि गोविंद गिरी वापस लौट आए हैं, क्योंकि मानगढ़ की पहाड़ी पर वापस अधिवेशन होते थे, संख्या बढ़ गई थी, ठीक है ना कहीं मेवाड़ सरकार को लगने लगा कि ये व्यक्ति क्यों आया। तो मेवाड़ सरकार ने क्या किया, इनको अप्रैल 1913 के अंदर क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। ध्यान रखना, कब गिरफ्तार कर लिया, अप्रैल 1913 में। अप्रैल 1913 में गोविंद गिरी जी को क्या कर लिया भैया, गोविंद गिरी जी को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार कर लिया। अब इन्होंने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार कर जेल लेकर चली गई भाई, गिरफ्तार कर लिया, ठीक है ना। अब जब जेल लेकर चली गई तो भील जो है ना, भीलों ने भाई साहब बहुत बड़ा उपद्रव मचा दिया। भील सड़कों पर आ गए, काम करना बंद कर दिया इन्होंने, ना खुद काम कर रहे हैं ना किसी को काम करने दे रहे हैं। भीलों ने बहुत बड़ी आवाज उठाई, तो मजबूरन मेवाड़ सरकार को 3 दिनों के बाद ही इन्हें क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। तो भीलों को गोविंद गिरी जो गिरफ्तार कर लिया, परंतु भीलों के आक्रोश को देखते हुए, परंतु भीलों के आक्रोशित होने के कारण या क्रोधित होने के कारण, कुछ भी बोल सकते हो, होने के कारण इन्हें रिहा करना पड़ा, कारण रिहा कर दिया गया, ठीक है ना। ये लीजिए भी, अब इन्हें रिहा कर दिया अभी गोविंद गिरी को कि भी चलो ठीक है आप क्या है आ जाओ। अब गोविंद गिरी भी मानने वाले नहीं थे। घटना देखिए कब की है ये बेटा, 1913 की है। तो गोविंद गिरी ने फिर क्या कर दिया, ऐलान कर दिया। गोविंद गिरी ने कह दिया कि भाई साहब एक काम है कि अब अपने क्या है रुकने वाले नहीं है, और अब सब भीलों को कहा कि एक काम करो, ठीक है ना, मानगढ़ की पहाड़ी पर हम लोग क्या करेंगे, सभा करेंगे, मीटिंग करेंगे अपने, ठीक है ना। उसका रीजन था बेटा, क्योंकि जब गोविंद गिरी को यहाँ से रिहा किया ना, तो गोविंद गिरी को रिहा करते समय एक ही बात कह दी थी कि भी तुझे रिहा तो कर रहे हैं, लेकिन तुझे इस क्षेत्र को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो गोविंद गिरी ने कहा नहीं भाई ऐसे कैसे छोड़ दूंगा मैं, ये क्षेत्र में तो नहीं छोड़ने वाला। तो इसीलिए कहा जाता है कि फिर गोविंद गिरी ने यहाँ पर एक सभा बुलाई, जिस सभा को हम किसके नाम से जानते हैं, मानगढ़ की पहाड़ी सभा। यहीं पर एक कांड होगा जिसको हम क्या कह देंगे, मानगढ़ पहाड़ी हत्या कांड। लेकिन पहले सभा होगी बेटा, तो यहाँ हेडिंग डालेंगे अपने क्या भैया, मानगढ़ पहाड़ी सभा, ठीक है ना, मानगढ़ पहाड़ी या मानगढ़ की पहाड़ी पर सभा, ये लो जी, ठीक है। अब ये सभा क्या है और ये सभा के अंदर किस तरह से चीजें बदलती हैं, या यहाँ क्या होती है। यहाँ भीलों की सभा बुला ली भैया मानगढ़ की पहाड़ी पर, ठीक है ना। और किस लिए बुलाई कि भाई जो मेवाड़ सरकार ने आदेश दिए हैं, उन आदेशों के विरोध के अंदर उन्होंने क्या किया है, इस सभा का क्या किया है, इस सभा को क्या किया है, बुलाया है। तो यहाँ याद रखिएगा, मानगढ़ की जो ये सभा है, ये सभा किस लिए बुलाई गई है, मेवाड़ के जो आदेश हैं उन आदेशों के विरुद्ध बुलाई गई है, ध्यान रखना है। अब यहाँ सभा बुलाई गई ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, मेवाड़ सरकार को ये सूचना मिली कि बहुत सारे भील आ रहे हैं बेटा, इधर क्या आ रहे हैं, बहुत सारे भील आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और लगातार भीड़ क्या हो रही है, यहाँ पर क्या है, इकट्ठी हो रही है। तो भीलों की भीड़ को इकट्ठा देखकर मेवाड़ सरकार घबरा गई। तो मेवाड़ सरकार ने यहाँ पर जांच करने का निश्चय किया कि भी चलो कोई नहीं, अपने जांच करते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर कितने लोग जो हैं वो गए हुए हैं या कितने लोग आए हुए हैं। तो उन्होंने जांच के लिए 2 लोगों को भेजा, 2 सिपाही हुआ करते थे बेटा, तो उनको भेजा। तो याद रखना, मानगढ़ की पहाड़ी पर क्या हो रही है, सभा, और इसी सभा की जांच हेतु किसको भेजा बेटा, जांच हेतु भेजा। तो 2 लोगों को भेजा, दोनों लोगों के नाम लिख लो यहाँ पर, ठीक है ना। एक व्यक्ति का नाम था बेटा क्या, गुल मोहम्मद, क्या नाम था बेटा, गुल मोहम्मद, और दूसरे का क्या था, यूसुफ अली, ठीक है बेटे, यूसुफ अली, ये लीजिए भैया, यूसुफ अली, ये लीजिए भाई साहब, ठीक है। गुल मोहम्मद और यूसुफ अली 2 लोग हैं बच्चे, ध्यान रखना है, ये 2 लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, इस सभा की जांच करने के लिए आ रहे हैं कि इस सभा में कितने लोग हैं, ये सभा कैसे की जा रही है, इनके पास हथियार हैं या नहीं है, इस हथियार के माध्यम से ये हम पर क्या करेंगे, किसी प्रकार का विरोध करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो ये दोनों लोग जो है ना साहब पुलिस की वर्दी में आ जाते हैं।
अब पुलिस की वर्दी में आकर भीड़ के सामने जो भील थे उन पहाड़ी के भीलों के लोगों से पूछते थे, भाई तुम इतने लोग हो कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा हम तो मानगढ़ की पहाड़ी पर जा रहे हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा भाई क्या करोगे मानगढ़ की पहाड़ी पर? तो किसी ने सेंटिमेंटल होके बोल ही देता है इंसान, कहा भाई साहब भीड़ देख के, पता है ना आपको, भीड़ देख के 2-4 लोग एक साथ होते हैं तो फिर वो थोड़ा जोश आ जाता है, कहा भाई साहब हम तो भील लैंड बनाएंगे। बोले तेरी भील लैंड का मतलब भीलों का अलग से देश बनाएंगे। अब भैया उन सैनिकों को ये पता लग गया, तो उन्होंने कहा जाके देखे तो सही ये क्या कर रहे हैं वहां पर। जब ये पहाड़ी पर गए तो ये हत्ते चढ़ गए भाई साहब भीलों के, और आपको पता जनता के हत्ते चढ़ने के बाद फिर कुछ बचता थोड़ी है। भाई साहब जी को मौत के घाट उतार दिया। भाई साहब जी समझ गए मतलब किसको? गुल मोहम्मद को, है ना, गुल मोहम्मद को तो मौत के घाट उतार दिया और इसके कपड़े फाड़ दिए। ठीक है, और ये खूब मारा और पीटा, भाग के आए वापिस। सारी बात किसको बताई? मेवाड़ सरकार को। साहब वहां तो बहुत खतरनाक काम हो रहा है, तीर धनुष करंडी, ठीक है ना, हसिया सब कुछ ले ला के, कस्सी वस्सी सब लेके बैठे हैं ये, ठीक है ना, और ये भाई साहब लड़ाई करने के लिए तैयार है और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये अपना क्या कर देंगे, क्षेत्र बना देंगे। अब मेवाड़ सरकार को जब इस बात का पता लगा तो मेवाड़ सरकार को बड़ा गुस्सा आया और मेवाड़ सरकार ने तुरंत इस सभा के दमन के लिए यहां पर एक सेना भेजने का क्या कर लिया, निश्चय कर लिया। और यहां पर याद रखना, यहीं पर सेना जो जाएगी, यहां पर जो गोलीबारी करेगी, उसके कारण एक हत्याकांड होगा जिसको हम बोलते हैं बेटा क्या, मानगढ़ की पहाड़ी हत्याकांड। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना 2 लोगों को भेजा गया था, 2 लोगों में एक व्यक्ति क्या हो गया, मारा गया। ठीक है, अब ये मारा गया और इन लोगों ने जाके बात बता दी, तो यहां पर याद रखिएगा मेवाड़ सरकार ने क्या भेजी बेटा, सेना। ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे इस सभा को, इस सभा के विरुद्ध, इस सभा के विरुद्ध मेवाड़ सरकार ने सेना भेजी। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि मेवाड़ सरकार ने जो सेना भेजी है, ये सेना कौन कौन सी है बेटा? तो यहां पर लिख लेना, मेवाड़ सरकार ने जो सेना भेजी है उसमें एक तो कौन सी सेना थी, मेवाड़ भील कोर। क्या थी बेटा? एक तो मेवाड़ भील कोर, ध्यान रखिएगा। दूसरी थी बेटा 7वीं राजपूत राइफल या रेजिमेंट, ठीक है ना, राइफल्स टुकड़ी थी भैया। और एक थी बेटा 104वीं वेलेजली राइफल्स टुकड़ी थी। ये 3 टुकड़ियां, ये इंपॉर्टेंट ये है। ज्यादातर क्या होता है, हम एक ही बात सुनते हैं, मेवाड़ भील कोर की सेना ने गोली चला दी। नहीं बेटे, 3 सेनाएं थी जिसमें एक 7वीं राजपूत रेजिमेंट भी थी, ठीक है ना, और एक थी 104वीं वेलेजली रेजिमेंट राइफल सेना। ठीक है ना, इन तीनों ने मिलकर मेवाड़ की पहाड़ी को बेटा क्या कर लिया, सेना भेजी, तथा ठीक है ना, इन्होंने मानगढ़ की पहाड़ी को क्या कर लिया, घेर लिया। इन्होंने मानगढ़ पहाड़ी को घेरा, पहाड़ी को क्या कर लिया, घेर लिया। ठीक है भाई, ये लीजिए, इसका मतलब ये जो सेना है इस सेना ने मिलकर मानगढ़ की पहाड़ी को चारों तरफ से क्या कर लिया भैया, घेर लिया। अब यहां पर एक घटनाक्रम होता है बच्चा, जिस घटनाक्रम को हम किसके नाम से जानते हैं, मानगढ़ की पहाड़ी हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो यहां हेडिंग दे देंगे अपने, और यहां हेडिंग क्या देंगे भैया, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। और ये मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड जो है ये बेटा कब हुआ, 17 नवंबर सन 1913, 17 नवंबर सन 1913। ये लीजिए भाई, इसको बोला जाता है बेटा मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। अब आप समझ में आ गया हो गया बात कि मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। 107वीं 104वीं, ठीक है ना, और एक 7वीं और एक क्या है, मेवाड़ भील कोर, ये सारी सेनाएं मिलकर 17 नवंबर ठीक है ना 1913 को मानगढ़ की पहाड़ी पर इकट्ठे हुए भीलों पर क्या करती है, अंधाधुंध फायरिंग कर देती है। ध्यान रखना, भीलों पर, और किस जगह पर बेटा, मानगढ़ की पहाड़ी पर। तो यहां याद रखिएगा कि यहां या सीधा लिख सकते हैं, सेना ने अंधाधुंध फायरिंग की डेट लिखी हुई है बेटा, ध्यान रखिएगा, अंधाधुंध क्या की, फायरिंग, जिसमें 1500 भील क्या हो गए, मारे गए। फायरिंग की जिसमें 1500 भील क्या हो गए बेटा, मारे गए।
1500 भील मारे गए। अब तक इतना बड़ा कांड राजस्थान के अंदर नहीं हुआ था बेटा। नीमूचना को भी पढ़ते हैं ना, तो नीमूचना में भी ये कहा जाता है केवल 156 लोग क्या हो गए थे, मारे गए थे, ज्यादा नहीं मरे थे। नीमूचना में कितने मरे थे, 156 लोग। लेकिन यहां पर तो 1500 भीलों को मौत के घाट क्या कर दिया गया है, उतार दिया गया। तो आप सोच के देखो 1500 भीलों की संख्या जो है वो कम नहीं होती है, बहुत ज्यादा होती है। फिर सबसे बड़ी बात कि 1500 भीलों को मार दिया गया, और यहां पर ये भील जो हैं किसके नेतृत्व में इकट्ठे हुए थे, गोविंद गिरी के नेतृत्व में। तो 1500 भीलों को मार दिया गया तथा, ठीक है ना, तथा किसको, गोविंद गिरी को। बेटा ध्यान रखिएगा, गोविंद गिरी। और गोविंद गिरी के साथ साथ एक व्यक्ति और था जिसका नाम था पुंजिया भील। गोविंद गिरी और पुंजिया भील को क्या कर लिया गया बेटा, गिरफ्तार कर लिया गया। एक तो पुंजिया भील को ध्यान रखिएगा, और एक किसको, गोविंद गिरी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखो इन दोनों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार कर इनको कहां डाल दिया बेटा, जेल में डाल दिया इनको, ठीक है ना। और बाकियों को इनको क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या इतनी बड़ी संख्या के अंदर कोई और गोलीबारी हुई है क्या, नहीं हुई ना, ठीक है ना। इसीलिए क्या है कि आप ध्यान रखो कि जब आगे के इतिहासकारों ने इस घटनाक्रम को पढ़ा तो इस घटनाक्रम को पढ़कर इसकी तुलना भी किससे कर दी, जलियांवाला बाग हत्याकांड से कर दी। हालांकि बेटा ये ध्यान रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो हुआ था 1919 में, जबकि ये कब हो रहा है, 1913 में। कितनी अजीब बात है कि 1919 के होने वाले कांड की तुलना की जा रही है 1913 वाले से, वरना इससे इसकी तुलना करनी चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समान हो गया, मानगढ़ की पहाड़ी के कांड हत्याकांड के समान हो गया। कितनी अजीब बात है। इसलिए किताबें कुछ भी लिखती हैं उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, लेकिन मेन बात यह है कि ये जलियांवाला बाग हर उस आदमी को या हर उस घटना को हम उस घटना से जोड़ देते हैं जो प्रसिद्ध होती है, ठीक है ना। मान लो किसी जगह पर जलियांवाला बाग हत्याकांड में इतने निर्दोष लोगों को मारा गया, तो हिंदुस्तान में आज भी अगर कोई ऐसी घटना हो जाए मान लो गलती से, तब भी हम इसकी घटना की चर्चा भी किससे कर देंगे, जलियांवाला बाग से। तो तुलना किसी से भी की जा सकती है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये आएगा राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, राजस्थान का नहीं, राजस्थान को तो पहला ही है, सीधा लिखे कि दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है, तब उत्तर याद रखना नीमूचना ही रहेगा। ध्यान रखिएगा, मानगढ़ नहीं आएगा, क्या रहेगा, नीमूचना। अगर कह दिया जाएगा दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है, या राजस्थान का, ठीक है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, नीमूचना को। लेकिन तुलना किसी भी घटना की जा सकती है, तुलना से फर्क नहीं पड़ता। तो अपने यहां पर मैं लाइन ही नहीं लिख रहा जलियांवाला बाग की, ताकि आप किसी प्रकार से पजल ही ना हो कि भी जलियांवाला बाग का भी संबंध है क्या, कोई संबंध नहीं है बेटा, कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखना, जलियांवाला बाग केवल और केवल नीमूचना को कहा जाता है और किसी को नहीं कहा जाता। अब आप सोचोगे सर ये पुंजिया भील कौन आ गया, बेटा पुंजिया भील जो है वो याद रखिएगा गोविंद गिरी के साथ रहा करते थे, और भगत पंथ को इन्होंने क्या किया था, स्वीकार किया था। तो इनके एक प्रकार से शिष्य भी थे, मित्र भी थे, ठीक है ना, कुछ भी मान लो। और साथ साथ पुंजिया भील के अलावा एक और, ठीक है ना, शिष्य था जिसका नाम क्या था, सुरजी भगत। क्या कहा जाता है, सुरजी भगत। तो ये दो लोग थे, लेकिन पकड़े गए केवल कौन थे, पुंजिया भील। अब इन दोनों को जेल में डाल दिया, और जेल में डालने के बाद यहां पर आप समझ लेना गोविंद गिरी को पहले किसकी सजा दे दी गई, फांसी की सजा दे दी गई। यहां आ गए ना, सारे लोग मारे गए। मेवाड़ सरकार अब दमन पर आ चुकी है, तो मेवाड़ सरकार ने, याद रखिएगा यहां पर कि मेवाड़ सरकार ने, ठीक है ना, मेवाड़ सरकार ने गोविंद गिरी को, गिरी जी को मृत्युदंड दिया, मृत्युदंड की सजा सुनाई, लेकिन अब देखो मृत्युदंड की सजा सुनाई, लेकिन गोविंद गिरी तो मरे नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर थोड़ा समझना होगा कि ये जो मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है ना, क्या हुआ कि बड़े राजनीतिक दबाव पड़ने लगे। मेवाड़ के अंदर एक सभा हुआ करती थी, ठीक है ना, महाइंद्राज सभा, जिसको न्यायालय मान लो आप एक प्रकार से, उसने भी दबाव डाला कि भी इस व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा नहीं देनी चाहिए। तो कहते हैं कि यही मृत्युदंड की सजा बाद में किस में तब्दील हो गई बेटा, उम्र कैद में, ठीक है ना, उम्र कैद के अंदर तब्दील हुई। लेकिन फिर उसके बाद इन पर फिर दबाव पड़ने लगा, और उम्र कैद की सजा को भी इन्होंने कम कर दिया, और उम्र कैद की जगह पर फिर ये सजा जो है वो कितने साल कर दी गई, 10 साल कर दी गई। तो इसका मतलब इनको कितने साल की सजा सुनाई गई थी, तो याद रखना कितने साल की सजा सुनाई थी,
10 साल की। केवल ये ध्यान रखना, कितने साल की सजा सुनाई थी? 10 साल की। ठीक है ना, ये मत कह देना कि मृत्युदंड दिया, उम्र कैद दिया, दिया जरूर, लेकिन वो क्या कर दिया गया? बदल दिया गया। बदलने के बाद लास्ट क्या सजा रहेगी? 10 साल। और घटना कब घटित हो रही है? 1913 में। तो 1913 में घटित होगी और 10 साल सजा होगी, तो ये कितने साल बाद आ जाएंगे वापिस? है 23 साल में बाहर आ जाएंगे, 1923 में बाहर आ जाएंगे। लेकिन नहीं, यहां पर आपको थोड़ा समझना होगा कि उन्हें 1920 के अंदर ही क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया, इनके अच्छे व्यवहार के कारण। और साथ ही साथ गांधी जी 1920 के अंदर एक आंदोलन चला रहे थे, जिस आंदोलन का नाम क्या था? असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने यही शर्त रखी थी कि भारत में जितने भी राजनीतिक कैदी हैं, जिन्हें आप लोगों ने गिरफ्तार किया है, उन्हें क्या कर दिया जाए? छोड़ दिया जाए। इसलिए इन्हें 1920 में क्या कर दिया गया था? रिहा कर दिया गया था। तो याद रखना, सजा भले ही 10 साल की सुनाई हो, लेकिन 1920 में क्या कर दिया गया था? 20 में गोविंद गिरी जी को क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1920 के अंदर इनको रिहा कर दिया गया। अब ये तो थी साधारण बात, और इसी पूरी घटना को हम किसके नाम से जानते हैं? मानगढ़ की पहाड़ी हत्याकांड। लेकिन अब सुनना ध्यान से, जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं नोट में लिख रहा हूं यहां पर। ये मानगढ़ की पहाड़ी हत्याकांड जो है ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और आपको पता था मानगढ़ की पहाड़ी पर हर बार ये लोग अधिवेशन करते थे, कब? आश्विन पूर्णिमा को। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो घटना है, ये घटना आश्विन पूर्णिमा की नहीं है बेटा, ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा की है। ठीक है, किसकी है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। ये घटनाक्रम जो है, यह घटनाक्रम मार्गशीर्ष पूर्णिमा को हुआ था। यह घटनाक्रम या यह हत्याकांड मार्गशीर्ष पूर्णिमा को हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। और इसीलिए आपको यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा बता देता हूं। ये केवल ये बात याद रख लीजिएगा इसको इंडेक्स में डालकर कि ये घटनाक्रम जो है वो कब हुआ है बेटा? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। और इसका समय कब है? 17 नवंबर 1913। अब आपको समझना क्या है यहां पर? समझना ये है कि ये घटना जो कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा को ही है, जबकि इनका अधिवेशन जो है वो कब होता था? आश्विन माह की पूर्णिमा को होता था। तो इसमें आपको मेन इंपॉर्टेंट ये चीज समझनी है कि यहां घटनाक्रम को लेकर जब इस तरह की घटनाक्रम हुए, तो यहां पर मानगढ़ की पहाड़ी पर हर साल इसी डेट को क्या लगना शुरू हो गया बेटा? मेला लगना शुरू हो गया है। क्या हो गया? क्योंकि घटनाक्रम में मरे कब हैं वो लोग? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। इसलिए मेला कब लगेगा? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। तो इसलिए आज भी मानगढ़ की पहाड़ी पर हर वर्ष की मार्गशीर्ष पूर्णिमा को एक मेला लगता है, जो मेला, ठीक है ना, संत सभा के वो भील लगाते हैं जो अपने आप में भगत पंथ से जुड़े थे या उनके वंशज हैं, और वो लोग एक जगह इकट्ठे होकर अपने भाईचारे का क्या देते हैं? प्रतीक। मतलब ना एक प्रकार से जैसे रामदेव जी का मेला किसका प्रतीक है? सद्भावना और प्रेम का ना। वैसे ही गोविंद गिरी जी का जो मेला है वो भी अपने आप के अंदर, भीलों के अंदर सद्भावना और एकता का प्रतीक जगाता है कि भी आप सब समान हो, आप एक हो, और आप लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होकर अपनी एकता को और अपने भाईचारे को प्रदर्शित करना चाहिए। तो इसलिए याद रखना, मानगढ़ की पहाड़ी पर आज भी वर्तमान में गोविंद गिरी के नाम का क्या लगता है बेटा? मेला लगता है। जो मेला किस तिथि को लगता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, चलिए ये तो बात आ गई अब मार्गशीर्ष पूर्णिमा की। अब मैं थोड़ा सा गोविंद गिरी के बारे में बता देता हूं कि भी अपने मन में विचार आता है कि गोविंद गिरी जी का क्या हुआ जब वो रिहा हो गए। तो ठीक है, तो यहां थोड़ा सा बताता हूं। देखो, गोविंद गिरी जो है ना, उनके साथ थोड़ी सी घटना क्या घटित हुई कि गोविंद गिरी जी को जब 1920 के अंदर क्या किया गया? रिहा किया गया। गिरफ्तार कब किया गया था भैया? 1913 में। और रिहा कब कर दिया गया? 1920 में। तो रिहा करते समय गोविंद गिरी जी से उन लोगों ने ये स्पष्ट कहा था, ठीक है ना, कि भी अब आपको हम रिहा तो कर रहे हैं, लेकिन अब आप मेवाड़ के क्षेत्र के अंदर नहीं रह सकते। आप मेवाड़ के अंदर रहोगे, भील आपको देखकर, आपसे प्रभावित होकर दोबारा आंदोलन की तरफ प्रेरित होंगे। इसलिए आज के बाद आपको मेवाड़ में आना क्या है? ठीक है ना, मनाही है। इसीलिए गोविंद गिरी जी को मेवाड़ से बाहर निकाल दिया गया। और इनका शेष जीवन जो है वो कहां निकला? शेष जीवन इन्होंने व्यतीत किया गुजरात के अंदर। शेष जीवन व्यतीत गुजरात में कहां किया बेटा? अहमदाबाद में। कहां किया? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद में कहां किया बेटा? अहमदाबाद में कंबोई नामक स्थान पर किया। कहां किया? कंबोई नामक स्थान पर। लेकिन आपको कुछ बातें अभी बताऊंगा कंबोई नामक स्थान पर। लेकिन वर्तमान के अंदर जो हमारे राजस्थान
की पुस्तकें हैं आरबीसी बोर्ड की, ठीक है ना। और उन पुस्तकों के अंदर और वर्तमान के अंदर अगर हम इन क्षेत्रों की बात करें, गुजरात की बात करें, तो यहां पर याद रखना अब अहमदाबाद के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम क्या है बेटा, पंचमहल, ठीक है ना, पंचमहल। और अब किताबें जो है वो यूं लिखती है कि पंचमहल के किस क्षेत्र में, नहीं कंबोई नहीं, पंचमहल के सामोद, हाँ कंबोई की जगह लीमड़ी गांव आता है। पंचमहल के कौन से गांव में बेटा, लीमड़ी गांव में। वर्तमान में आज वही कंबोई गांव जो है वो किसके नाम से प्रसिद्ध है, लीमड़ी गांव से। तो वर्तमान में आज क्या है, पंचमहल के लीमड़ी नामक गांव के अंदर, ठीक है ना, दिया गया है वहां पर। तो ये इन्होंने अपना शेष जीवन, वैसे तो किताबें ये वाली बात बताती है, लेकिन अब जो है किताब जो है अपनी आरबीएससी वाली, उन्होंने इस क्षेत्र को पूर्ण रूप से क्या किया है, लिखा है कि पंचमहल के लीमड़ी नामक गांव में इन्होंने अपना जीवन क्या किया था, बिताया था। और यहीं पर रहते हुए उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, गोविंद गिरी जी ने अपना शेष जीवन राजस्थान में नहीं बताया है, शेष जीवन जो है वो कहाँ बिताया है बेटा, गुजरात के अंदर बताया है। और उनकी मृत्यु कब हो गई थी, 30 अक्टूबर 1931 को। तो ध्यान रखना, गोविंद गिरी जी की मृत्यु जो है वो कब हुई थी, मृत्यु 30 अक्टूबर 1931 को यहीं पर हो गई थी। कहां पर, पंचमहल के लीमड़ी गांव के अंदर। तो ये हमारा आंदोलन था, जिस आंदोलन को हम किसके नाम से जानते हैं, भगत बिल आंदोलन के नाम से जानते हैं। एक बार फटाफट इसका रिवीजन करते हैं, जितना शॉर्टकट में, जो कि अपने आप में जो मेन बातें उसका। चलो अच्छा, भगत बिल आंदोलन के प्रणेता कौन थे, फटाफट आवाज दो यार, तेज आनी चाहिए आवाज, देखो फिर मैं, हाँ क्या है, कौन थे भाई, गोविंद गिरी, ठीक है। भगत बिल आंदोलन के अंदर गोविंद गिरी ने एक सभा की स्थापना की थी, क्या नाम था, सम सभा की स्थापना कब की गई थी, 1883 में। अगर आपको बात करूं कि गोविंद गिरी पर सबसे गहरा प्रभाव किस व्यक्तित्व का था, स्वामी दयानंद सरस्वती का, या महर्षि दयानंद सरस्वती का। महर्षि दयानंद सरस्वती से इन्होंने मुलाकात कब की, 1881 में। समसभा की स्थापना कब की, 83 में। कहाँ की, सिरोही में बेटा, नहीं उदयपुर नहीं बताया मैंने कहाँ बताया, सिरोही में। कहाँ की, सिरोही के अंदर की। फिर अगर हम बात करें तो गोविंद गिरी जो है, गोविंद गिरी ने बेड़सा गांव में ही अपनी धुनी लगा ली थी। बेड़सा गांव में धुनी लगाने के बाद इन्होंने समसभा के कुछ नियम दिए थे। वो नियम कितने थे, 10 नियमों में लोगों को उन्होंने अच्छे कर्म करने को कहा। यह संस्था एक सामाजिक संस्था थी, ठीक है ना। फिर गोविंद गिरी के बारे में जब मेवाड़ सरकार को पता लगा तो गोविंद गिरी को मेवाड़ से कब बाहर निकाल दिया गया, 1908 में। 1908 के बाद वो वापस मेवाड़ में कब आए, और 1911 में आते ही उन्होंने किसकी स्थापना की, भगत पंथ की स्थापना की। भगत पंथ के अंदर स्थापना करने के बाद उसका ध्वज जो है वो कौन से रंग का रखा, सफेद रंग का रखा, ठीक है। इसी भगत पंथ ने आगे जाकर क्या है, एक कौन सा रूप ले लिया, राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया। अब फिर उसके बाद यहां माना जाता है कि गोविंद गिरी ने 1913 के अंदर मानगढ़ की पहाड़ी पर एक क्या की, सभा की। लेकिन इस सभा से पहले गोविंद गिरी ने समसभा के माध्यम से मेवाड़ सरकार के सामने कितनी मांगे रखी थी, 33 मांगे रखी थी। फिर हम अगर बात करें तो गोविंद गिरी ने मानगढ़ की पहाड़ी पर सभा कब रखी, 17 नवंबर सन 1913 को। इसी सभा के ऊपर क्या कर दी गई, अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। फायरिंग करने वाली सेना कौन सी थी, मेवाड़ भील कोर, और दूसरी कौन सी थी। मैं आपको एक चीज बता दूं, बड़ी से बड़ी किताबें उठा के देख लो, गाइडें उठा के देख लो, आपको केवल मेवाड़ भील कोर मिलेगा, बाकी दोनों टुकड़ियों के नाम तक नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपको कह रहा हूं कि चीजें वो पढ़ो जो दूसरों से आपको अलग चलाए और आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो, ठीक है ना। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो वो याद रखिएगा, जिन्होंने प्रॉपर रूप से कहानियों के माध्यम से इनको पढ़ा हुआ है वो उत्तर दे देंगे, वरना मेवाड़ भील कोर सारी दुनिया जानती है, उसका कोई खास बात नहीं है, वो कॉमन है बस केवल। लेकिन एक तो कौन सी, 7वीं राजपूत राइफल्स और 104वीं बेलेजरी राइफल्स को नाम को अच्छी तरह क्या कर लो, आप रट लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद बात करें तो यहां पर गोविंद गिरी के साथ उनका कौन सा शिष्य गिरफ्तार कर लिया गया था, कुंजिया भील। इसके अलावा उनका एक शिष्य और था जिसका नाम क्या था, सुरजी भगत। गोविंद गिरी को गिरफ्तार करने के बाद मेवाड़ सरकार के द्वारा उनको कौन सी सजा दी गई, उम्र कैद नहीं बेटा, फांसी की। फांसी से किस में तब्दील हो गई, उम्र कैद में। और उम्र कैद के बाद किस में तब्दील हुआ, 10 साल। लेकिन इन्होंने टोटल कितने साल सजा काटी, इसीलिए किताबें केवल इतना लिख देती है बेटा यहाँ पर कि गोविंद गिरी के द्वारा 7 साल, ठीक है ना, सजा काटने के बाद 1920 में इन्हें क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। लेकिन आपको पूरी बात समझनी है यहाँ पर।
फिर बात करें तो इन्होंने अपना शेष जीवन जो है वो कहाँ बिताया, गुजरात में। गुजरात के किस क्षेत्र में बिताया, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में कहाँ बिताया, पंचमहल के लीमड़ी नामक गांव में। अगर ये न मिले तो याद रखना फिर ऑप्शन के अंदर आपको क्या मिलेगा, कंबोई, ध्यान रखना। और इसी कंबोई के अंदर भी गोविंदगिरी के नाम से यहाँ क्या भरता है, मेला भरता है। और मानगढ़ की पहाड़ी पर जो मेला लगता है उसका समय क्या है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, ध्यान रखना। तो ये हमारा कौन सा आंदोलन था भैया, भगत भील आंदोलन। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे दूसरे भीलों के दूसरे आंदोलन के ऊपर चलते हैं और उस आंदोलन का नाम है बेटा क्या, भोमट भील आंदोलन। भोमट भील आंदोलन, भोमट भील आंदोलन, ये लीजिए। देखिए भोमट भील आंदोलन, फिर वही आ गई बात, जैसे मैंने आपको कहा था भगत भील आंदोलन। अगर भगत हटा दो और भोमट हटा दो तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा आंदोलन है। इसीलिए किसी भी चीज को समझाने के लिए, ठीक है ना, उसके साथ उसकी पहचान लगानी पड़ती है। जैसे अगर मैंने लिख दिया भोमट भील आंदोलन, तो अब आपका दिमाग काम करेगा कि हम भोमट वाले क्षेत्र के अंदर जो भील आंदोलन करेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। और उस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था, माणिक्यलाल है, सॉरी मोतीलाल है तेजावत। तो अब इसको यहां से पता लगता है। अब अगर मैं इस भोमट को हटाकर पूछूंगा बताओ भील आंदोलन का नेता कौन था, तो गोविंदगिरी भी था और कौन थे, मोतीलाल तेजावत भी थे। इसीलिए साइन लगाना पड़ता है, प्रतीक लगाना पड़ता है, जिससे पता लग जाए हम कौन सा आंदोलन पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, भोमट क्षेत्र कौन सा है, सबसे बेहतरीन सवाल ये है, क्योंकि हम भोमट आंदोलन तो पढ़ लेंगे लेकिन सवाल ये है भोमट है कौन सा क्षेत्र। तो अब आपको यहां समझना है कि भोमट बेटा क्या है, राजस्थान के अंदर जो सिरोही अपने पास जिला है, इस सिरोही का जो दक्षिणी और पूर्वी हिस्सा है, ठीक है ना, और उसके साथ नीचे उदयपुर वाला जो हिस्सा है जुड़ता है, जो उस क्षेत्र के अंदर जो भील रहा करते थे उन भीलों के क्षेत्र को क्या कहा जाता था, भोमट, ध्यान रखना है। हालांकि अगर वर्तमान में हम बात करें तो ये क्षेत्र इस समय काउंट होता है, लेकिन अगर हम पहले वाले टाइम की बात करें तब तो याद रखना ये भोमट का क्षेत्र गुजरात के क्षेत्र के अंदर भी आ जाता है और थोड़ा नीचे की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर हमें केवल इतना दिमाग में याद रखना है कि उदयपुर के अंदर और, ठीक है ना, जो नीचे की साइड के अंदर और ऊपर में सिरोही का जाड़ा जो हिस्सा है उसके अंदर जो भील रह रहे हैं वो इस आंदोलन को क्या कर रहे हैं, करने का प्रयास है कर रहे हैं। दूसरी बात, अब हम यहाँ कह रहे हैं सिरोही के बारे में कि भी सिरोही में के भील आंदोलन कर रहे हैं, तो सिरोही में तो अकेले भील थोड़ी थे, सिरोही में तो कौन सी जनजाति भी रहती है, ग्रासिया जनजाति भी रहती है। इसका मतलब आपको यह समझना होगा कि इस भोमट भील आंदोलन में अकेले भील जाति नहीं थी, भील जाति के साथ क्या थी, ग्रासिया जाति भी थी। अब यहीं पर आपको समझना है, जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं, जो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अगर मैं ये कहूं कि भोमट भील आंदोलन जो है वो अकेले भीलों ने नहीं किया, किसने किया है, ग्रासिया ने। और ग्रासियों के साथ कौन थे बेटा, भील थे। ग्रासियों के साथ कौन थे, भील, इन दोनों ने किया है, तभी उत्तर सही है। कैसे, तो चलो अपने इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने बताया कि भोमट के क्षेत्र के किसानों का नेतृत्वकर्ता कौन था भैया, मोतीलाल तेजावत। तो ये नेतृत्वकर्ता जो है वो कौन थे भाई, मोतीलाल तेजावत थे। अब मोतीलाल तेजावत जो है वो क्या कर रहे हैं, देखो मोतीलाल तेजावत के बारे में पहले अपने चर्चा करते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ये क्या चीज है क्या नहीं है। देखिए मोतीलाल तेजावत के बारे में 3-4 फैक्ट लिख देता हूं, उनको आप क्या करो साइड में एक्स्ट्रा क्या कर लेना, लिख लेना। ये लीजिए, ये लीजिए, मोतीलाल तेजावत के बारे में बात करते हैं। देखो मोतीलाल तेजावत जो है बच्चों, उनका जन्म 1886 के अंदर, ठीक है ना, कोलियारी नामक गांव के अंदर हुआ था, ओसवाल परिवार में। ध्यान रखिएगा, अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो 1886 में, ठीक है ना, 1886 में किस क्षेत्र के अंदर जन्मे थे, कोलियारी गांव के अंदर, ठीक है ना, कोलियारी गांव में जन्मे, ठीक है ना, इनका जन्म हुआ। और कोलियारी गांव के अंदर किस परिवार में हुआ बेटा, ओसवाल जैन परिवार के अंदर हुआ था, ठीक है ना, ओसवाल जैन पर, मतलब बढ़िया वर्ग के, मतलब वर्ग से जुड़े थे, ओसवाल जैन परिवार में। दूसरी बात बेटा, कोलियारी शब्द आ रहा है फिर वापिस, और मैंने आपको बताया था कोलियारी क्षेत्र जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जब राजा महाराजाओं का मैटर आता है तो राजा महाराजाओं के मैटर में आपके एक ही राजा दिया गया है, महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप का कोलियारी गांव से क्या लेना देना है कि इस कोलियारी गांव के अंदर ही महाराणा प्रताप के घायल सैनिक हल्दीघाटी के युद्ध के बाद यहीं रुके थे और यहीं पर उनका क्या किया गया था, इलाज किया गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इनका ओसवाल जैन परिवार के अंदर जन्मे थे, मतलब कि बढ़िया वर्ग के परिवार के अंदर जन्मे थे। पिता का नाम नंदलाल था, ठीक है ना,
पिता का नाम क्या था बेटा? पिता नंदलाल, माता का नाम केसरबाई। माता का नाम क्या था? केसरबाई। ये लो पूरी बात बताता हूं, माता का नाम था केसरबाई और पत्नी का नाम था लहरबाई। पत्नी का नाम क्या था? लहरबाई। ठीक है, ये लीजिए, पत्नी लहरबाई, ये इनका परिवार था भाई। ठीक है, अब क्या करते हैं, मोतीलाल तेजावत अच्छा पढ़ते हैं लिखते हैं और पढ़ लिख कर क्या लग जाते हैं, नौकरी लग जाते हैं। ठीक है ना, ये क्या थे, सरकारी नौकरी में थे। ध्यान रखिएगा, कौन? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत जो है जाडोल ठिकाने की नौकरी किया करते थे। जाडोल ठिकाने में कामदार की नौकरी किया करते थे। जाडोल ठिकाने में किसकी नौकरी लग गई थी इनकी भाई? कामदार की नौकरी। अब सुनना भाई, कामदार की नौकरी किया करते थे जाडोल ठिकाने में। लेकिन क्या था कि कई लंबे समय तक, अब हमें क्या होता है, हम लोग ये पढ़ते हैं मोतीलाल तेजावत भीलों के आंदोलन का नेतृत्व करता है, तो अपने को यूं लगने लग जाता है कि भी नौकरी छोड़ी और भीलों का आंदोलन को पकड़ लिया। ऐसा नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छी कुछ बातें बताता हूं, उनको थोड़ा समझना। मैंने अभी क्या बोला, बढ़िया वर्ग से थे, ठीक है ना, दिमाग थोड़ा तेज चलता था। इनको लगा यार ये सरकारी नौकरी में कुछ नहीं पड़ा यार, व्यापार करते हैं, व्यापार करेंगे तो अच्छा पैसा होगा। तो इन्होंने व्यापार करने के लिए नौकरी छोड़ी है, आंदोलन करने के लिए नौकरी नहीं छोड़ी है। ध्यान रखना बात है। अब इनके क्या करते हैं, जाडोल ठिकाने की कामदारी की नौकरी छोड़कर, ठीक है ना, नौकरी छोड़कर व्यापार करना शुरू कर देते हैं। अब व्यापार भी किस चीज का? मिर्च मसालों का। ध्यान रखना, व्यापार भी किस चीज का? मिर्च मसालों का। तो नौकरी छोड़कर मिर्च मसालों का, मिर्च मसाले का व्यापार कर लेते हैं साहब ये। अब मिर्च मसालों का व्यापार करने लगे। ध्यान रखना, अब यहां से समझिए आप इस चीज को, मोतीलाल तेजावत को। मिर्च मसाले का व्यापार करने लगे। व्यापार करते हुए क्या हुआ कि ये है ना कि एक गुजरात के क्षेत्र के अंदर, क्योंकि मैंने अभी बताया भीलों का जो बहुल्य क्षेत्र था वो गुजरात भी हुआ करता था, है ना। तो ये क्या थे, गुजरात के क्षेत्र के अंदर एक मेला लगा करता था बेटा, जिस मेले का नाम क्या था भैया? चित्र और विचित्र का मेला। क्या लगता था? चित्र और विचित्र का मेला। वर्तमान में ये साबरकांठा जिले के अंदर क्या है, एक क्षेत्र पड़ता है भाकरवाड़ी, उस जगह पर लगता है ये मेला, ठीक है ना। तो ये चित्र विचित्र के मेले के अंदर मतलब है ना दुकान खोल लेते हैं अपने मिर्च मसालों की। अब वो एरिया जो है वो किससे मतलब है ना भरा हुआ होता है? भीलों से। और वहां पर भीलों का क्या लगा करता था? मेला लगा करता था। तो भील जाति के लोग उस मेले में आते थे, तो इनसे क्या करते थे? मिर्च मसाले खरीदा करते थे। तो इससे उनके साथ क्या बन गए? आत्मीयता के क्या बन गए? संबंध बन गए। अब आपने सोच रहे होंगे कि सर ये चित्र विचित्र मेला तो हमें तो सर ने नहीं समझाया, हमें तो नहीं बताया कि कहीं लगता है। बेटा वो राजस्थान की बात करते हैं सर सारी, ये गुजरात की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा, ये जरूरी नहीं है सारे मेले ही अपने को पता हो। तो चलो एक मेला मैं बताता हूं आपको। अभी मैंने क्या नाम लिया, कौन सा मेला है? चित्र और विचित्र का मेला, है ना। तो चित्र विचित्र का मेला जो है वो लगा करता था। अब सवाल ये उठता है कि चित्र विचित्र का मेला क्या है जी? तो आप लोग इनके बारे में जानते नहीं हो। इसका एक ही रीजन है, क्योंकि हमने हमारे धार्मिक ग्रंथों को आधा पढ़ा है, या फिर पढ़ा है यूट्यूब से, या फिर पढ़ा है किससे? इंस्टा से, जिसमें क्या है कि अपने को उनकी कमियां ही दिखाई जाती है, विशेषता तो बताई नहीं जाती है। बेटा ये चित्र विचित्र कोई और नहीं है, ध्यान रखना है। ये भीष्म पितामह के भाई थे, ठीक है ना, ध्यान रखना है। किसके भाई थे? महाभारत देखी है क्या कभी? उस महाभारत के अंदर एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम क्या होता है? भीष्म। और भीष्म पितामह के भाई होते हैं चित्र और विचित्र। ध्यान रखना बात ये। और कहा जाता है भीष्म पितामह तो गद्दी पर बैठे ही नहीं। कारण जानते हो क्यों? क्योंकि इन्हीं के कारण उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। इसीलिए पहले गद्दी पर चित्र बैठा और उसके मरने के बाद में कौन बैठा? विचित्र बैठा। और इसी चित्र विचित्र के लिए इसी भीष्म पितामह ने क्या था, इन चित्र और विचित्र के अंदर विचित्र को ये लगा कि भी मुझे एक महिला पसंद आ गई है, ठीक है ना। तो उस महिला के बारे में उन्होंने भीष्म को कहा कि भी ये महिला पसंद है और मुझे आप इस महिला को लेकर आओ आप। और उस महिला का नाम था अंबा। इसी को अंबा, अंबालिका, अंबिका के नाम से जाना जाता है बेटा। और भीष्म पितामह क्या करते हैं, भरे दरबार से इसी अंबा या अंबालिका का हरण करके लेके आते हैं, अपहरण करके लेके आते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने भाई से उसका विवाह करवा देते हैं। इसी कारण से ये अंबा या अंबालिका भीष्म पितामह को क्या करती है, ठीक है ना, श्राप देती है और कहती है कि तुम्हारी मृत्यु जो होगी ना वो एक किसके कारण होगी? स्त्री के कारण होगी। इसीलिए देखो जब भीष्म पितामह को के साथ अर्जुन जब युद्ध लड़ने के लिए जाता है तो अर्जुन पहले अपने सामने अपने साथ एक व्यक्तित्व, एक महिला को साथ रखता है, जिसके कारण भीष्म पितामह उस पर तीर नहीं चला पाते। क्या होता है वो? कौन होता है? शिखंडी।
ठीक है ना। शिखंडी एक महिला होती है और ये बात केवल किसको पता होती है? भीष्म पितामह को पता होती है। इसलिए वो जब तीर चलाने लगते हैं तो अर्जुन शिखंडी के साथ पीछे आ जाता है, भीष्म पितामह तीर चलाना बंद कर देता है और उसके बाद खुद तीर चला देता है और इसी तरह उनके शरीर को छलनी कर देता है। बेटा पूरी कहानी के बारे में बताऊं तो मैं आपको नॉर्मल बताता हूं कि एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा शांतनु। क्या नाम हुआ करता था? उस राजा शांतनु की एक पत्नी, दो पत्नियां हुआ करती थी। एक पत्नी होती थी गंगा, और गंगा से किसकी उत्पत्ति हुई थी? कौन गंगा पुत्र कौन थे? भीष्म। तो शांतनु की पत्नी गंगा से तो कौन उत्पन्न हुए? भीष्म। लेकिन उसी शांतनु की एक पत्नी और थी जिसका नाम क्या था? सत्यवती। और उसी सत्यवती से दो पुत्र, उसी सत्यवती, सॉरी, चित्र और विचित्र जो है उसी सत्यवती से उत्पन्न हुए थे। हालांकि चित्र विचित्र जो है वो भीष्म पितामह की संतानें थी। और फिर यूं भी माना गया है, देखो मैं आपको ये भी बताता हूं उसके बाद क्या होता है कि यहां से क्या है, चित्र और विचित्र जब मर जाते हैं तो उनकी जो विधवा होती है, उन्हीं की विधवा के साथ नियोग प्रथा के माध्यम से ऋषि व्यास जो है वो क्या करते हैं, 3 पुत्र उत्पन्न करते हैं, जिनमें पहला पुत्र उत्पन्न होता है पांडु, और दूसरा पुत्र उत्पन्न होता है धृतराष्ट्र, और तीसरा पुत्र उत्पन्न होता है विदुर। महाभारत में विदुर को देखा होगा आपने। विदुर कोई और नहीं है, विदुर धृतराष्ट्र का भाई है, ठीक है ना। और भीष्म पितामह भी इनके पांडु के इनके क्या थे? भाई थे, ठीक है ना। सॉरी, ये तीनों भाई थे, भीष्म पितामह नहीं, विदुर, धृतराष्ट्र और कौन है? पांडु। अब ये तीनों भाई हैं। देखो, पांडु से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाए? पांडव। और धृतराष्ट्र से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाए? कौरव। और विदुर ने विवाह किया ही नहीं, ठीक है ना। विदुर ने विवाह नहीं किया, और किया भी था तो अपने को उनकी संतानों का नहीं पता, ठीक है ना। अपने को तो 2 का ही पता, कौरव और पांडव। मुझे नहीं लगता किया था, ठीक है ना। करता तो बेटा उसके भी संतानें होती क्या नहीं होती, वो भी कहती भैया गद्दी पर हम भी बैठेंगे। तो हमें तो केवल कौरव और किसके बारे में पता है? पांडव के बारे में पता है। तो इसलिए धक्काऊ विवाह ना कराओ थे। कई राजा हैं। हाँ, एक बार मैं जगह पढ़ा रहा था तो वहां पर आया कभी एक मतलब मेवाड़ के शासक हुआ करते थे महाराणा कुंभा, ठीक है। तो महाराणा कुंभा से पहले जो उनके पिता थे ना, उनका नाम था मोक्कल। क्या नाम था? और इसी मोक्कल का एक भाई था जिसका नाम था चूड़ा। इस चूड़ा को कुंवर चूड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? अब कई लोग ये बताया करते थे कुंवर चूड़ा, ये इसने भीष्म, इसी को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है, बेटा ध्यान रखना। अब कईयों ने बेटा ने ये पढ़ाना शुरू कर दिया कि कुंवर चूड़ा इसको मेवाड़ का भीष्म कहते हैं क्योंकि इसने आजीवन कुंवारा रहने की क्या ली? कसम ली। क्या मरवा अगला ना धक्का हूं। अगर कुंवर चूड़ा आजीवन कुंवारा रहता तो चूड़ावत कहां से आते? क्योंकि इस कुंवर चूड़ा के ही वंशज क्या थे? चूड़ावत थे। तो चूड़ा से बने चूड़ावत। तो अब भाई जब थे धक्काऊ के है जिन वो ब्याह हेड़ो है अभी ने कुंवारो बताओ, और जिन जो कुंवारो है अभी ने धक्काऊ के करो ब्याह, कहते तू ब्याह कर, तू ब्याह कर। तो ऐसा नहीं है। तो इतिहास में देखो चीजें जो है वो थोड़ा सा बस इतना ध्यान रखना। कुल मिलाकर के चित्र विचित्र के मेले के अंदर ये क्या लगाया करते थे बेटा? दुकान लगाया करते थे। और उस दुकान के अंदर मिर्च मसालों की दुकान हुआ करती थी। और उस दुकान के अंदर क्या हुआ करते थे? भील उनसे क्या किया करते थे? मिर्च मसाला वगैरह क्या किया करते थे? खरीदा करते थे। अब इससे भीलों के साथ उनके आत्मीयता के क्या हो गए? संबंध बन गए भी। तो इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि मोतीलाल तेजावत भीलों से किस माध्यम से जुड़े, तो किस माध्यम से जुड़े बेटा? व्यापार के माध्यम से जुड़े। तो यहां लिख सकते हो आप, ठीक है ना। मोतीलाल तेजावत भीलों से व्यापार के माध्यम से जुड़े थे। व्यापार के माध्यम से जुड़े थे। अब देखो, चाहे व्यापार के माध्यम से जुड़े हों, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी पर होने वाले जुल्मों के बारे में बात करता है और उनको देखता है तो उनके मन में भी ये होने लगता है कि हमें इनके साथ मिलकर इस जुल्मों की आवाज उठानी चाहिए। और इसीलिए मोतीलाल तेजावत जो है वो किन के साथ, ठीक है ना, कंधे से कंधा मिलाकर, ठीक है ना, इस आंदोलन में कूद पड़े भीलों के साथ। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये जो भौमट भील आंदोलन है ना, इसी भौमट भील आंदोलन का एक उपनाम और है, ध्यान रखिएगा, जिसको कहा जाता है बेटा एक्की आंदोलन। क्या कहा जाता है? अब एक्की क्यों कहा जाता है तो इसको समझो आप। अब भीलों के साथ तो जुड़ गए वो, तो मोतीलाल तेजावत को लगा कि भाई अब अपनी सम सभा की स्थापना कहां की थी इन्होंने, गोविंदगिरी ने, सिरोही में। और सिरोही में कौन सी जनजाति रहती है? गरासिया। तो मोतीलाल तेजावत को भी ये दिखाई दे रहा था कि भाई सिरोही में गरासिया जनजाति ज्यादा है, साथ में भील भी है, उदयपुर में के अंदर भी भील हैं, और ये भील और गरासिया आपस में क्या होते रहते थे? लड़ते रहते थे।
तो इनको लगा कि अगर हम कोई आंदोलन करेंगे तो उस आंदोलन के अंदर ये लोग एक साथ होना जरूरी है इन लोगों का, और ये लोग अगर एक साथ होकर आंदोलन करेंगे तो ये आंदोलन क्या हो जाएगा, विजय हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इन दोनों जातियों को बुलवाया, इन दोनों जातियों के लोगों को बुलवाया जो इनसे प्रभावित थे, जो इनके आंदोलन में जुड़ना चाहते थे, और उनको क्या किया, भवानी माता की कसम दी और ये कहा कि आप कसम खाइए भवानी माता की, आज के बाद आप लोग आपस के अंदर लड़ेंगे नहीं और एक होकर मेरे साथ इस आंदोलन के अंदर भाग लेंगे। तो उन्होंने वो कसम खाई और उन्होंने कहा आज से भील और ग्रासिया अलग नहीं है, क्या है, एक है। इसीलिए इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा बेटा, एक ही आंदोलन। इसीलिए आप जब जनजातियां पढ़ते हो ना तो जनजातियों में भी ये बात बताई जाती है कि भीलों का विवाह ग्रासियों से हो जाता है और ग्रासियों का विवाह भीलों से हो जाता है, लेकिन याद रखना किसी और जनजाति का दूसरी जनजाति में विवाह नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि इसीलिए इस आंदोलन को किसके नाम से जाना गया, एक ही आंदोलन के नाम से क्या किया गया, जाना गया। और इस एक ही आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे भाई, मोतीलाल तेजावत। और एक बड़ी बात, मोतीलाल तेजावत जो है ना, ध्यान रखना मोतीलाल तेजावत के बारे में एक बात और लिख लो कि इन पर पथिक जी का गहरा प्रभाव था। इन पर पथिक जी का, विजय सिंह पथिक है ना जो, पथिक जी का गहरा प्रभाव था। मतलब अपने आप में ये पथिक जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ध्यान रखना है, ये पथिक जी को इसलिए प्रभावित थे क्योंकि पथिक जी किसानों के आंदोलनों के जनक भी कहलाते हैं और लगातार उन्होंने अत्याचारों के विरुद्ध क्या उठाई थी, आवाज भी उठाई थी। और उन्हीं के नक्शे कदम पर ये जो है मोतीलाल तेजावत भीलों के साथ जुड़ जाते हैं और भीलों के साथ जुड़कर इस आंदोलन को करने का क्या करते हैं, निश्चय करते हैं। अब अपने आ जाते हैं क्या, मोतीलाल तेजावत के उपनामों पर। क्या आ जाते हैं, मोतीलाल तेजावत के उपनामों पर। देखिए बेटा एक चीज याद रखना, वैसे तो मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो थोड़ा यहां ध्यान रखिएगा, मैं यहां लिखूंगा नहीं, लेकिन मैं साधारण आपको बात बता देता हूं यहां पर कुछ चीजों के रूप में। मोतीलाल तेजावत जो है ना बेटा, मोतीलाल तेजावत को एक नाम है इनका बावजी। क्या है, बावजी, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना, बावजी अपने होता है ना, अपने घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, अपने पिताजी हैं, उन पिताजी को अपने कई बार क्या बोलते हैं, बाबूजी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बाबूजी। वैसे ही उसी बाबूजी से क्या शब्द बना है बेटा, बाबूजी, ठीक है ना। तो ये अपने आप में भील इनको अपना पिता मानते थे, इसलिए उन्होंने बाबूजी कहा। दूसरा एक आता है भीलों का मसीहा। क्या आता है, भीलों का मसीहा या आदिवासियों का मसीहा भी बोला जाता है इसको, कोई दिक्कत नहीं है। भीलों का मसीहा, ध्यान रखिएगा, भीलों का मसीहा, ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए, भीलों का मसीहा। ये दो नाम हैं, लेकिन एक चीज और बता देता हूं आपको मैं यहां पर कि जैसे कई बार है ना, इनको मेवाड़ का गांधी या भीलों का गांधी भी बोला गया है। कुछ लोग इन्हें भीलों का गांधी भी बोलते हैं, हालांकि मेवाड़ का गांधी याद रखिएगा माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मैं जानता हूं बेटा, चिंता मत करो, लेकिन मैंने अभी क्या बोला, जब माणिक्यलाल वर्मा नहीं है तो मेवाड़ का गांधी दूसरा भी तो बन सकता है, तीसरा भी बन सकता है, चौथा भी बन सकता है। तो मैं थोड़ा ना गांधी जी को लेकर जो भी जितनी भी चर्चा आती है मैं उनके नाम लिखता हूं और उनको थोड़ा समझने का प्रयास करो आप। देखो अगर बात कहे कि वागड़ का गांधी कौन, तो याद रखना भोगीलाल पांडे। वागड़ का गांधी कौन है वैसा, भोगीलाल पांडे, भोगीलाल पांडे, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगर बात आए राजस्थान का गांधी कौन, तो गोकुल भाई भट्ट है। राजस्थान का गांधी कौन है भैया, गोकुल भाई भट्ट है, गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर कहा जाए मेवाड़ का गांधी कौन, तो मेवाड़ का गांधी जो है वो माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है। ये लीजिए, माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या कहा, भीलों का गांधी कौन, तो याद रखिएगा भीलों का गांधी, और भील कौन से क्षेत्र के अंदर आंदोलन कर रहे थे, अभी बताया मैंने, मेवाड़ और सिरोही वाले एरिया में। तो उस दौरान माणिक्यलाल वर्मा के अलावा ध्यान रखना मोतीलाल तेजावत को भी उस श्रेणी में क्या किया जाता है, डाला जाता है। लेकिन अब और एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि गांधी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है, जमनालाल बजाज को। तो गांधी जी का पांचवा पुत्र जो है, हाँ, पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये जमनालाल बजाज को। तो ये सभी जो है गांधी जी को लेकर बात आती है। हालांकि ये भी लिखना चाहो तो लिख लो कि राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है, राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू।
तो याद रखना जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है, जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। ये लीजिए, ठीक है। तो ये जो है, ये सारे नाम जो है वो क्या है, अपने क्षेत्र के अंदर लोगों ने इनको दिए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इनको पहले कहा जाता था। ये तो क्या है, उन लोगों ने देखा कि भाई ये गांधी जी के तरह कार्य कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो हमारे क्षेत्र का गांधी हो गया ये। तो इस तरह से नाम दिए गए हैं। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, कई बार है ना मैं यहाँ बता भी देता हूँ कि इन्हें मेवाड़ का गांधी कहा जाता है, तो ये उस समय मेवाड़ के गांधी कहलाएंगे जब दो ऑप्शन में क्या नहीं होगा, माणिक्यलाल वर्मा नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा बात ये, ठीक है ना। चलिए, अब भीलों का मसीहा भी इन्हें कहा गया और बाबूजी भी इन्हें कहा गया, और अब इन्होंने ये आंदोलन करने का क्या कर लिया, निश्चय कर लिया था। तो इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन रहे हैं भैया, मोतीलाल तेजावत। फिर इन्होंने इस आंदोलन के अंदर ही, याद रखिएगा बेटा, एक नारा दिया था इन्होंने इसी आंदोलन के अंदर, ठीक है ना। एक क्या दिया इन्होंने, नारा दिया, ठीक है। और वो नारा जो है वो कौन सा था, ना हाकिम ना हुक्म, ना हाकिम और ना हुक्म, ठीक है ना। ना कोई राजा है और ना ही राजा का क्या है, आदेश है। मतलब हम न तो किसी राजा को मानेंगे और न ही उसके क्या मानेंगे, आदेश को मानेंगे। तो ये नारा भी किसके द्वारा दिया गया बेटा, मोतीलाल तेजावत के द्वारा। तो आज हमने मोतीलाल तेजावत के बारे में कंप्लीट जानकारी क्या कर ली है, ले ली है। मोतीलाल तेजावत के जीवन से संबंधित बातें भी पढ़ ली है, और साथ ही साथ भीलों के लिए उन्होंने, ठीक है ना, क्या किया है, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ लेंगे। तो ये आंदोलन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका पार्ट जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद।